लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। प्रीवियस वीडियो में हमने रीड किया था कि कैसे ये मुग़ल एम्परर को इन लोगों ने डिफीट किया, प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा था, मीर कासिम के बारे में पढ़ा था। नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। एक्चुअली ये जो वर्ड्स था नवाब्स, ये नवाब जो था वो किससे लिया गया था? ये ब्रिटिश कंपनी ने नवाब को नवाब्स बोलना चालू कर दिया था। ठीक है, तो कंपनी ऑफिशियली क्या हो गई थी? अब नवाब्स बनने लग गई थी। सो व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? एक्चुअली नवाब का मतलब क्या था? इट मीन्ड ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। मतलब कंपनी के पास अब ज़्यादा क्या आ गया था? पावर आ गया था और अथॉरिटी आ गई थी, अधिकार आ गए थे। ठीक है, बट इट ऑल्सो मीन्ड समथिंग एल्स। पर इसका कुछ और भी मतलब ये था कि ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव अ विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। मतलब ये जो नवाब्स जो थे उनके जैसे लाइफ स्टाइल जीने के लिए हर जो कंपनी का नौकर था, मतलब हर कंपनी का जो एम्प्लॉय था, कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय ना, वो हर क्या सोचने लग गया था कि अब मैं नवाब बन चुका हूँ। सो after the battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gift to company official। अब क्या करा जाने लग गया था कि जब ये प्लासी का बैटल जीत गए ना ये ब्रिटिश लोग, तो इन लोगों ने क्या किया कि जो एक्चुअल नवाब थे उनको किसकी चीज़ के लिए फोर्स करा जाने लगा कि वास्ट सम्स देना है मनी का। मतलब इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और कंपनी को गिफ्ट करने हैं और पर्सनल प्रॉपर्टीज़ गिफ्ट करनी है। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था वो खुद एक्चुअली जब रॉबर्ट क्लाइव ने ये प्लासी का युद्ध जीता ना, तो उस टाइम उसका क्या था? अमेज्ड ऑफ फॉर्चून इन इंडिया ही हैड कैम टू द, मतलब मद्रास में जब ये आया था तब इसकी एज थी 1743 में आया था, जब इसकी एज थी 18 ईयर्स। और जब ये 1767 में इंडिया को छोड़ा उस टाइम पे इंडियन फॉर्च्यून में इसका जो टोटल संपत्ति थी वो 4,01,102 पाउंड थी। अब सोचो ये जो 4,01,102 पाउंड है उस टाइम पे कितनी बड़ी ह्यूज अमाउंट रही होगी। सो इंटरेस्टिंगली व्हेन ही, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा कि व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764। तो ये जो 1764 में क्या हुआ कि जब ये गवर्नर जनरल बना यहाँ पे, तो ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। पर उस टाइम पे क्या हुआ कि करप्शन हटाने के लिए क्या किया गया? कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन को उसने लिखा, लेकिन ऑलरेडी उसके पास क्या हुआ था कि बट ही रिमूव करप्शन इन कंपनी, बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन। पर जब उसी के ऊपर जब एग्जामिन किया गया तो वो खुद करप्शन में फंसा हुआ पाया गया, क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति उसने बना ली थी। अब आप सोच लो। सो 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। मतलब उसके पास जो इतनी अथाह संपत्ति थी उसके बाद ब्रिटिश ने उसको सस्पेक्ट मान लिया कि ये करप्टेड है। फिर भी लेकिन क्या हुआ कि उसको ही वॉज एक्विटेड, मतलब उसको भ्रष्टाचार से बरी तो कर दिया गया था, पर फिर उसने लास्ट में क्या कर लिया? एक सुसाइड कर लिया। मतलब उसने क्या कर लिया? 1774 में खुद ही सुसाइड कर लिया। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीड्स इन द मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। मतलब लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ऑफिशियली उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, जितना क्लाइव ने मनी बनाया था उतना और किसी ने नहीं बना पाया। लेकिन फिर भी क्या हो रहा था? मैनी डाइड एंड अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिसीज एंड वॉर एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट। मतलब ये जो डिसऑनेस्ट था, इनका करप्शन था, इसके अकॉर्डिंग क्या चल रहा था कि कुछ लोग इसमें, इसी के साथ के जो लोग थे क्लाइव के साथ के, वो कोई बीमारी में मर गए या फिर उनकी डेथ हो गई। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद क्या हुआ? देखो एक ये दिया हुआ है, ये क्लाइव का लिखा हुआ है। हाउ डिड क्लाइव सी हिमसेल्फ? क्लाइव अपने आप को कैसे दिखता था? तो एट हिज हियरिंग इन फ्रंट ऑफ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट क्लाइव डिक्लेयर दैट ही हैड शोन एडमायरेबल रिस्ट्रेंट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। दिस व्हाट ही सेड। इसने पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने आप को निर्दोष साबित किया था और कहा था कि कंसीडर द सिचुएशन इन विच द विक्ट्री ऑफ प्लासी हैड प्लेस्ड मी अ ग्रेट प्रिंस वॉज डिपेंडेंट ऑन माई प्लेजर। मतलब
बड़े से बड़ा प्रिंस भी मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा था और मैं मतलब वो मेरे ऊपर पूरा डिपेंड हो गया था, मतलब वो उसी के ऊपर अनुसार चल रहा था। एन ऑपुलेंट सिटी ले ऑन माई मर्सी, इट्स रिचेस्ट बैंकर्स बिड अगेंस्ट ईच अदर फॉर माई स्माइल्स, मतलब हर कोई मेरी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आई वॉकड थ्रू वर्ल्ड्स विच वेयर थ्रोन ओपन टू मी अलोन, piled on either hand with gold and jewels. Mr. Chairman, at this moment I stand astonished at my moderation. और मिस्टर चेयरमैन, उसके बावजूद भी मैंने अपनी ईमानदारी को नहीं खोया। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। नाउ कंपनी रूल एक्सपेंड्स, कंपनी ने अपना नियम मतलब अपने रूल्स को कैसे फैलाया? If any way analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, ये जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने क्या किया कि 1757 से 1857 तक के अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में विस्तार किया। अब ये कैसे फैलाया, अब ये हम पढ़ेंगे। The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory, मतलब अब कंपनी क्या कर रही थी कि किसी भी टेरिटरी के ऊपर, मतलब किसी भी शासन के ऊपर या किसी भी क्षेत्र के ऊपर डायरेक्ट क्या कर देती थी? हमला कर देती थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता था? इंस्टेड it used to variety of political, economic and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom, मतलब ये इंडियन किंगडम को पूरे तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही थी और अपने अंदर में लेना चाहती थी। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 में क्या हुआ कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स, मतलब इसके टाइम पे कंपनी ने अपने रेजिडेंट्स को इंडियन स्टेट में अपॉइंट कर लिया। दे वेयर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स ऑफ देयर जॉब्स वाज टू सर्व एंड फर्दर टू इंटरेस्ट द कंपनी, मतलब ये लोग क्या कर रहे थे कि कमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंट्स को जॉब में रख रहे थे और उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे कि इंस्टेंस लोगों को मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट दिलवा रहे थे कि लोग यहाँ पे क्या करें, जॉब करें। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, मतलब अब इससे क्या हुआ कि जब लोग पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स बन गए ब्रिटिश के, तो उससे क्या हुआ कि लोगों के इनडायरेक्टली रूप से बोला जाए तो स्टेट के अफेयर्स में भी तो इंडिया के जो स्टेट में क्या होने लग गया था कि ये लोग इनडायरेक्टली अपनी इंटरफेयरिंग करने लग गए थे। They tried to decide who was the successor to the throne and who was the appointed in an administrative post, मतलब ये लोग ही अब डिसाइड करने लग गए थे कि नेक्स्ट राजा कौन बनेगा और हमारा इसके बाद क्या होगा कि जो भी अपॉइंट होगा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में कौन जाएगा। तो कभी कभी तो कंपनी ही बताती थी कि किसको रखना है, सब्सिडरी अलायंस देती थी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, मतलब इस टाइम पे क्या होता था कि इंडियन रूलर्स वॉज नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स, मतलब इनको क्या देना पड़ता था? सब्सिडरी अलायंस देना पड़ता था। तो इंडियन कंपनी अपना मतलब इंडियन जो राजा लोग थे वो लोग अपने फोर्स को या अपने सिपाही को नहीं रख सकते थे, अपनी मिलिट्री नहीं रखते थे। वो लोग क्या करते थे, सिर्फ एक अमाउंट था जिसको उनको ब्रिटिशर्स को पे करना होता था। उसके बाद पूरी सुरक्षा जो रहती थी वो ब्रिटिश मिलिट्री इनको देखती थी, मतलब ब्रिटिश कंपनी देखती थी। बट हैड टू पे सब्सिडरी फोर्सेस, पर इसके लिए उनको क्या देना पड़ता था? सब्सिडरी फोर्सेस का चार्ज देना पड़ता था। दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन, जो कंपनी उनके प्रोटेक्शन के लिए मांगती थी। इफ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट, यदि इंडियन रूलर कोई भी पेमेंट नहीं दे पाता था तो उसका जो टेरिटरी था, मतलब जो उसका एरिया था, उसको ये लोग क्या करते थे? अपने अंदर में ले लेते थे। तो रिचर्ड वेल्सरी जो थे उस टाइम के गवर्नर जनरल 1798 के 1805 तक के रहे। उन्होंने क्या किया, जब अवध का जो नवाब थे वो नहीं दे पाए थे कंपनी को ये, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनके पूरे साम्राज्य को क्या कर लिया, अपने उसमें ऑक्यूपाइड कर लिया, मतलब पूरे उनके क्षेत्र में हिस्सा ले लिया, पूरे उसको अवध को अपने अंडर में ले लिया। ये देखो नवाब सिराजुद्दौला जो अवध के थे और उनके बेटे जो थे, यहाँ पे पेंटेड बनाया गया था। और ये लोगों ने क्या किया,
कि ट्रेडिशनली इनको फॉलो किया जाता था। बैटल ऑफ बक्सर जब फोर्स हुआ था ना नवाब सिराजुद्दौला ने, तो उस टाइम सिराजुद्दौला हार गए थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अथॉरिटी थी वो किसने ले ली थी? ब्रिटिश कंपनी ने ले ली थी। नाउ व्हाट पावर डिड द रेजिडेंट हैव? अब ये जो पावर था वो रेजिडेंट हेड का क्या था? दिस इज वॉट जेम्स मिल, द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर फ्रॉम स्कॉटलैंड। ये जेम्स मिल जो था वो एक बहुत ही बड़ा फिलोसोफर था स्कॉटलैंड का। उसने यहाँ के बारे में लिखा है कि वी प्लेस अ रेजिडेंट हु रियली अ किंग ऑफ द कंट्री वॉट एवर इंजक्शंस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस he may act under as long as the prince act in the perfect subsistence and does what is agreeable to the resident, that is to the British government. Things go on quietly, they are managed without the resident appearing much is administration of affairs, but when anything of different nature happens, the moment of prince takes a course which is the British government think wrong. मतलब यदि जो भी इनका यहाँ पे एक रेजिडेंट बताया गया, तो ये जो दिया हुआ है व्हाट पावर डिड रेजिडेंट हैव, तो रेजिडेंट के पास क्या पावर होता था? तो इसका ये मतलब होता था कि कोई भी राजकुमार, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो ब्रिटिश कंपनी अपने अंदर में ही सारी चीज़ों को रखती थी, और कोई भी चीज़ों को यदि ब्रिटिश कोई प्रिंस होता था और वो अपने अंदर से अपने अनुसार कोई भी डिसीजन लेता था, तो वहाँ पे तुरंत ब्रिटिश क्या करती थी? वो गलत बोल देती थी। तो ये चीज़ें उस टाइम पे हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटिश हम जो रीड करने वाले हैं वो टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। टीपू सुल्तान क्या था कि इनको एक टाइटल दिया गया था टाइगर ऑफ मैसूर का। इन्होंने क्या किया कि जो कंपनी रिस्टोर था वो अब डायरेक्ट क्या करता था कि कुछ भी कॉन्फ्रंटेशन होने से आमना सामना उसको डायरेक्ट किससे करना पड़ रहा था? मिलिट्री से करना पड़ रहा था। मतलब यदि किसी भी उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई किसी भी स्टेट में, तो वो ब्रिटिश कंपनी क्या कर रही थी अब डायरेक्ट कि ब्रिटिशर्स लोग ये नहीं कर रहे थे कि मतलब वहाँ पे कोई समझौता नहीं होता था, कोई बातचीत नहीं होती थी, ये लोग डायरेक्ट अटैक कर देते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ इसको इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर, मतलब इंडिया का जो एक स्टेट था मैसूर, उससे समझेंगे। मैसूर हैड ग्रोन ए स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली। जो इंडियन स्टेट था ये जो साउथर्न वाला, इसमें हैदर अली हैदर अली था वो बहुत ही पावरफुल क्या था? किंग था। कहाँ का? मैसूर का, जिसका शासनकाल था 1761 टू 1782, और इसका जो सन था वो बहुत ही फेमस था टीपू सुल्तान, जिसने 1782 से 1799 तक के शासन किया। इसको इन लोगों ने अपने मैसूर को अपने पूरे कंट्रोल में रखा था। और इनका जो मेन प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो किसका था? मालाबार कोस्ट में कंपनी क्या करती थी? कंपनी के लोग पेपर लेते थे, इलायची, मतलब पेपर मतलब होता है आपका काली मिर्च, और कार्डोमन मतलब होता है इलायची। तो ये 1785 में टीपू सुल्तान जो थे वो एक्सपोर्ट करना क्या करवा दिया उन्होंने? रुकवा दिया सैंडलवुड, पेपर और कार्डोमम का, जिसकी डिमांड्स बहुत ही ज़्यादा थी ब्रिटिश किंगडम में। तो ये, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जो भी मर्चेंट्स थे, तो इन्होंने क्या किया, लोकल मर्चेंट्स को भी मना कर दिया कि कोई भी अब ब्रिटिश कंपनी के साथ सौदा नहीं करेगा, मतलब बिजनेस नहीं करेगा। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, फ्रेंच लोगों से इंडिया में अपने रिलेशन को डेवलप किया, और उनके साथ अपनी आर्मी को क्या किया, मॉडर्नाइज किया। द ब्रिटिश वेयर फ्यूरियस, तो ब्रिटिश क्या हो गए, बहुत ज़्यादा डर गए। दे सॉ हैदर एंड टीपू वॉज एम्बिशियस, अरोगेंट एंड डेंजरस। मतलब ये लोग ब्रिटिशर्स लोग इनसे डर गए थे कि ये जो टीपू सुल्तान है वो बहुत ही एरोगेंट भी हैं और एम्बिशियस भी हैं और साथ में खतरनाक भी हैं, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इवन ये भी हो सकता था कि उस टाइम पे टीपू सुल्तान ने यदि जैसा कि फ्रेंच के सैनिकों के साथ मिलकर अपने सैन्य बल को जैसे मॉडर्नाइज किया था, तो हो सकता था कि ऑल ओवर इंडिया में उनका क्या आ जाता, शासन आ जाता। तो इससे वो लोग डर गए थे। कौन डर गया था? ब्रिटिशर्स लोग डर गए थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि उनको क्रश कर दिया, मतलब उनके कंट्रोल को क्रश करने के लिए क्या किया, 4 युद्ध लड़े। अब ये 4 युद्ध कौन कौन से हुए थे मैसूर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1767 टू 69, 1780 टू 84 और 1790 टू 92 एंड 1799। ये जो लास्ट वाला वॉर हुआ था ना 1799 का,
इसमें टीपू सुल्तान की क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। So only in the last the battle of सेरिंगापट्टनम did the company ultimately win a victory। जो 1799 में जब टीपू सुल्तान की डेथ हुई तब कंपनी आधिकारिक रूप से क्या हो गई, सेरिंगापट्टनम में जीत गई और उसने क्या कर लिया, पूरे मैसूर को अपने कंट्रोल में ले लिया। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापट्टनम। सेरिंगापट्टनम को बचाते बचाते इनकी टीपू सुल्तान की क्या हो गई, डेथ हो गई। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डेंसिटी ऑफ द वोडियार्स एंड अ सब्सिडायरी एलियंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। तो उसके बाद जो भी इनका शासन वाला एरिया था, जो भी शासन का जगह था, वो सबको क्या कर दिया गया, ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया। अब देखो यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, ये सारी इमेज उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों को बनाने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि इसमें देखो ये दो बच्चे दिख रहे हैं, ये टीपू सुल्तान के बच्चे थे जिनको ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया भी है कि Cornwallis receiving the sons of Tipu Sultan as hostage, painted in Daniel Orim। 1793 में ये पेंटिंग बनाई गई थी और कंपनी फोर्स कर रही थी कि हैदर अली और टीपू सुल्तान को, कि सारे उसमें जब वो लोग हार गए थे तो इन 1792 उन लोगों ने क्या किया कि कंबाइंड अटैक किया मराठास में और निज़ाम में, हैदराबाद में। और उसके बाद टीपू को क्या किया गया, टीपू को फोर्स किया गया कि उनके जो बच्चे हैं उनको ब्रिटिश क्या करेंगे, होस्टेज बनाएंगे, मतलब बंदी बना के रखेंगे। ब्रिटिश पेंटर्स ऑलवेज लाइक, मतलब ब्रिटिश, मैंने अभी आपको बताया ना, ब्रिटिश पेंटर्स को ऐसी इमेजेस बनाने में बहुत मज़ा आता था। नाउ द लीजेंड्स ऑफ टीपू, हम यहाँ पे टीपू सुल्तान जो थे उनके बारे में पढ़ेंगे। सो किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाई लीजेंड्स एंड देयर पावर्स। जो किंग्स थे उस टाइम पे बहुत ही उनकी ग्लोरी और उनके लीजेंड्स के नाम से जाने जाते थे। तो जो किंग थे टीपू सुल्तान, वो 1782 से किंग बने थे यहाँ पे मैसूर में। इट इज़ सेड दैट वंस ही वेंट हंटिंग टू द फॉरेस्ट। एक बार ये बोला जाता है कि वो एक हंटिंग के लिए फॉरेस्ट में गए थे अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अचानक से उनका सामना एक टाइगर से होता है। उस टाइम पे उनकी जो गन थी वो काम नहीं करती थी और जो उनकी वो रहती है डैगर मतलब होता है वो जो रखे रहते ना खंजर, वो भी गिर जाती है। तो ही बैटल्ड विद द टाइगर अनआर्म्ड अंटिल ही मैनेज टू रीच डाउन। फिर उसने वो क्या करते हैं कि जो टाइगर रहता है उसी से वो लड़ते हैं अपने हाथों से और एट लास्ट जीतता कौन है, टीपू सुल्तान जीतते हैं। और उसी के बाद इनको ये उपाधि टाइटल दिया गया था, कौन सा, टाइगर ऑफ मैसूर। यहाँ पे देखो एक इमेज दिया हुआ है, टीपू स्ट्रॉयड टाइगर। यहाँ पे एक ब्रिटिश की स्टैचू बनी हुई है जिसके ऊपर ये टाइगर चढ़ा हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो टाइगर था, ये मशीनी टाइगर था और इसका मुंह खुलता था और ये रोरिंग भी करता था। लेकिन जब क्या हुआ, डिफेंडिंग हुआ ना टीपू सुल्तान का 4 मई में 1799 में, तो उस टाइम पे एल्बर्ट म्यूजियम में लंदन के इसको ले जाया गया था। तो तब से ये जो स्टैचू है ये एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में रखी हुई है। सो नाउ वॉर इन द मराठास। अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे वो लोग अपने शासनकाल को बढ़ाते जा रहे थे और एरिया को भी बढ़ाते जा रहे थे। तो इसके कारण क्या हुआ, फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठास पावर विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। मतलब इसके बाद क्या हुआ, जब थर्ड बैटल हुआ ना पानीपत का, तो साथ ही जो टीपू सुल्तान थे, देखो उनको जो ये इसके साथ ही लीजेंड ऑफ टीपू, मतलब ये जो था इसके, इनका जो मैसूर का किला था इसमें जो फ्लैग थी उसमें भी टाइगर की इमेज बनी हुई थी। मतलब इनको टाइटल के साथ साथ टाइगर को ये यूज भी करते थे। नाउ वॉर विथ मराठास। अब ये क्या हुआ कि फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब इवेंचुअली डिस्ट्रॉय ऑफ मराठा पावर विद देयर डिफीट ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मतलब ये जो 1761 में क्या हुआ, जो थर्ड बैटल हुआ ना, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, मराठाओं को भी अपने अंडर में लेना चालू कर दिया। और जो मराठाओं का सपना था कि दिल्ली से वो लोग सल्तनत को अपनी चलाएं, तो उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। दे वेयर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट
चीफ्स, मतलब दूसरे दूसरे। तो अभी देखो ये जो 3 डेंसिटीज में डिवाइडेड था, ये सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, ठीक है। दिस चीफ वेयर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी, मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, एक गठबंधन जैसे, जैसे गवर्नमेंट चलती है ना, वैसे ही कॉन्फेडरेंसी में ये लोग अपना शासन चला रहे थे। अंडर अ पेशवा, पेशवा क्या होता था उस टाइम, प्रिंसिपल होता था, हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। महाजी सिंधिया एंड नाना पांडी वेयर 2 फेमस मराठा सोल्जर्स। ये जो नाना पांडिन्स थे और महाजी सिंधिया थे, ये लोग क्या थे, 2 मराठा सोल्जर्स थे जो कि फेमस मराठा सोल्जर्स थे। अब जो मराठा थे वो क्या थे कि सबड्यूड थे सीरीज में वॉर के। तो 1782 में इनका फर्स्ट वॉर हुआ ट्रीटी सलाबाई में, जो देयर वर नो क्लियर विक्ट्री, मतलब उसमें जीत भी नहीं हुई थी, हार भी नहीं हुई थी। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ जिसमें 1803 से ये 105 तक चला और डिफरेंट फॉन्ट्स में आया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश ने अपना पावर उड़ीसा और यमुना रिवर के जो बैंक में आगरा और दिल्ली तक के था वहां तक के फैला लिया। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ द 1817 to 19 क्रश द मराठा पावर। और जब लास्ट में 1817 to 19 वाला वॉर हुआ तो उसमें फाइनली पूरे मराठा पावर को खत्म कर दिया गया और पेशवा को हटा दिया गया और बिठूर से उनको भेज दिया गया, कहाँ पे, उनको भेज दिया गया बिठूर, कानपुर के पास में, जहां से उनको पेंशन मिलती थी। और कंपनी अब क्या करने लग गई कि पूरा कंट्रोल ले ली सारे टेरिटरीज में विंध्यास के। अब देखो यहाँ पे ये एक पिक्चर दी हुई है लॉर्ड हेस्टिंग्स की। ये गवर्नर जनरल था उस टाइम, गवर्नर जनरल को ही हेड माना जाता था। और ये एक स्टैचू है क्वीन ऑफ किटूर कामांटका, ठीक है। नाउ द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी। पैरामाउंटेंसी मतलब अब सर्वोच्चता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी स्टार्ट हो गई। इट इज क्लियर फ्रॉम above that from the early 19th century the company pursued to aggressive policy of territorial expansion under Lord Hastings। मतलब लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंडर में गवर्नर जनरल जो था 1813 to 1823 में ये न्यू पॉलिसी आया पैरामाउंटेंसी का। ये एक इंटिशियन लिया गया, मतलब इसमें क्या हो रहा था कि कंपनी अपनी ही अथॉरिटी बताती थी कि अब उनका जो अथॉरिटी है वो क्या है, सुप्रीम है। हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट द इंडियन स्टेट, मतलब इनका जो इंडियन स्टेट्स है उससे भी इनका जो पावर है वो हाई है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एंग्जाइंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। दिस न्यू कंटिन्यूड टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। अब इसमें क्या हुआ कि कंटिन्यू किया गया गाइड को कि ब्रिटिश पॉलिसी जैसी है वैसे ही रहेगी। This process, however, did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state Kittur, जो कि कर्नाटका में है आज, वहाँ की जो मतलब इन लोगों ने क्या किया कि उस टाइम पे चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम कर्नाटका में एक रानी थी चन्नम्मा, वो क्या करी कि वो एंटी ब्रिटिश हो गई, मतलब उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में क्या कर लिया, वॉर स्टार्ट कर दिया। फिर लास्ट में वो 1824 में उनको क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई 1829 में। पर उनके एक चौकीदार थे रायना संगोली के, तो वो क्या किए, उनके रेजिस्टेंस को कंटिन्यू कर रहे थे और पूरा सपोर्ट उनको मिल रहा था और वो पूरा ब्रिटिश कैंप को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और उन्होंने पूरा ब्रिटिश कैंप को डिस्ट्रॉय भी किया था, पूरे रिकॉर्ड्स को जला भी दिया था। लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, 1830 में ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़ा गया और उसके बाद उनको फांसी में लटका दिया गया। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस रेजिस्टेंस लेटर इन बुक। हम लोग इसके बारे में और आगे रीड करेंगे। तो अब ये देखो, ये एक रणजीत सिंह का वो है, होल्डिंग कोर्ट है। मतलब ये रणजीत सिंह उस टाइम पे एक पंजाब साइड के बहुत बड़े किंग थे, जो उनके कोर्ट का यहाँ पे एक पिक दिखाया गया है। और इन द लेट 1830s ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। अब क्या हो रहा था कि 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई थी। किसके लिए? रशिया के लिए, क्योंकि रशिया क्या कर रही थी कि एशिया से घुसते हुए पूरे इंडिया में नॉर्थ वेस्ट साइड में कंट्रोल कर रही थी।
तो इन लोगों को क्या डर लगने लग गया ब्रिटिशर्स को कि हो सकता है कि रशिया वाले लोग अपने उसमें पूरे कैप्चर में कर लें, लेकिन दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 टू 1848। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि एक वॉर हुआ 1838 से 1842 में, जिसमें इस्टेब्लिश हो गया इनडायरेक्टली कंपनी रूल। मतलब उस टाइम अफगानिस्तान में भी ब्रिटिश का रूल आ गया और साइन वॉज टेकन ओवर द 1843 और इसको क्या किया गया, साइन कर लिया गया, मतलब पूरा टेक ओवर कर लिया गया 1843 में। और नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, और उसके बाद कौन सा साम्राज्य आ गया इनके अंडर में, पंजाब, मतलब इनके लाइन में आ गया था। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, लेकिन जो उस टाइम पे महाराजा रणजीत सिंह थे, जो पंजाब के राजा थे, महाराजा थे, वो क्या हुआ कि हेल्ड बैक द कंपनी, उन्होंने कंपनी वालों को वापस भगा दिया, मतलब उन्होंने उस कंपनी के सत्ता को एक्सेप्ट नहीं किया। तो उनकी डेथ के बाद क्या हुआ कि 2 प्रोलॉन्ग्ड आए और 2 लड़ाइयाँ हुई सिख किंगडम में, और अल्टीमेटली 1849 में पंजाब को भी इन लोगों ने क्या किया, अपने अंदर में ले लिया। नाउ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब इन लोगों ने एक नई नीति बनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब इन लोगों के हिसाब से अब क्या होता था, ब्रिटिशर्स के हिसाब से भारत में क्या हो रहा था, वो चल रहा था, विलय चल रहा था। द फाइनल वेव ऑफ एक्सेशंस ऑक्यूर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। अब जो लॉर्ड डलहौजी था, उस जो कि गवर्नर जनरल कब से कब तक था, 1848 से 1856 तक के, he had devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse, मतलब विलय की नीति इन्होंने बनाई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, विलय की नीति। The doctrine declared that if an Andean ruler died without a male, his kingdom would lapse। मतलब क्या होगा कि जब कोई भी ऐसा किंगडम जिसके की राजा के कोई मेल वारिस नहीं है, मतलब जहाँ पे राजकुमार नहीं है, तो उसको क्या कर लिया जाता था, ब्रिटिश कंपनी उसको अपने अंदर में विलय कर लेगी। वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्स सिंपली अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। तो इसमें क्या हुआ कि एक के बाद कई सारे ऐसे किंगडम थे जो इसमें ब्रिटिश के अंडर में आ गए। तो उसमें सतारा था जो 1848 में आया, संबलपुर जो था वो 1850 में आया, उदयपुर जो था वो 1852, नागपुर, झांसी, ऐसे करके ये सारे क्या हो गए कि ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए। फाइनली 1856 में कंपनी ने क्या किया कि अवध में ब्रिटिश ने क्या किया, एक आर्ग्यूमेंट रखा। दे सेड दे वेर ऑब्लाइग्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट। वहां पे जो अवध में उन्होंने जाके क्या बोला कि यहाँ पे जो सरकार चल रही है वो बहुत ही, जो शासक है, राजा है, वो बहुत ही गलत तरीके से चला रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ह्यूमिलेट किया नवाब को, और उसके बाद नवाब को अपने अंडर में ले लिया। तो ये एक ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था जो कि 1857 में हुआ था। ठीक है, अब ये देखो मैप दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 इंडिया के मैप दिए हुए हैं, जिसमें ये दिखा रहा है कि ब्रिटिश मैप के अकॉर्डिंग क्या था कि कहाँ कहाँ पे दिखेगा आपको कि कौन कौन सा एरिया था जहाँ पे ब्रिटिश रूल था। और ये सारे मैप अलग अलग है। जैसे देखो फर्स्ट वाले में एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल येलो वाला था, सेकंड वाले में क्या हुआ कि बहुत सारे एरियाज ब्रिटिश रूल, मतलब ये धीरे धीरे ये फैलने लग गया। तो ये येलो वाला जो दिख रहा है वो क्या है, ब्रिटिश रूल वाला एरिया है, बाकी जो रेड वाला है वो इंडियन रूल वाला एरिया है। अब देखो यहाँ पे सेम है। अब ये देखो ये जो थर्ड वाला है इसमें क्या बता रहा है, वाइट जो येलो वाला है ये ब्रिटिश रूल के अंडर वाला है, और जो रेड वाला है वो क्या है, ये ब्रिटिश के अंडर में नहीं था। तो ये आप इससे समझ सकते हो कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे इसमें ब्रिटिश रूल चेंज होते गए। नाउ अब हम पढ़ेंगे सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब नए शासन के बारे में जैसे सेटअप किया गया, तो उसके बारे में हम रीड करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स एक गवर्नर जनरल था जो कि 1773 से 85 तक के आया। ये वन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया था इंडियन एक्सपेंशन में और कंपनी के पावर में। इसने क्या किया, कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास। इसने क्या बोला कि
कि कंपनी का पावर सिर्फ बंगाल में नहीं होना चाहिए, साथ में मद्रास और बॉम्बे में भी होना चाहिए। तो ब्रिटिश टेरिटरीज वे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज, मतलब ब्रिटिश यूनिट्स जो थे वो प्रेसिडेंसीज में डिवाइड हो गए। देयर वेयर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो ये 3 क्या बन गए, प्रेसिडेंसीज बन गए। ये याद रखिएगा। इसको किसने डिवाइड किया था, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर, द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। सुप्रीम हेड अभी भी कौन था, गवर्नर जनरल था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था जिसने अपने आप को ये बताया कि मैं सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव का रिफॉर्म हूं और मैं ही जस्टिस करूंगा। फिर 1772 में एक न्यू सिस्टम आया जस्टिस का, जो कि स्टैब्लिश हुआ। डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, मतलब 2 कोर्ट बन गए थे यहाँ पे। क्रिमिनल कोर्ट बन गया था और उसके बाद जिसको फौजदारी अदालत बोलते थे, और एक दूसरा बन गया था सिविल कोर्ट। तो ये 2 कोर्ट में डिवाइड हो गया था। मुस्लिम्स और हिंदू पंडित्स जो थे उसमें इनका इंटरप्शन रहता था। इंडियन लॉज ऑफ द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टिव हु प्रेसिडेंट ओवर सिविल कोर्ट्स, द क्रिमिनल कोर्ट्स वेयर स्टिल अंडर द काजी एंड मुफ्ती, मतलब जो सिविल कोर्ट्स थे, क्रिमिनल कोर्ट्स जो थे वो अभी भी काजी और मुफ्ती के अंडर में थे और वही उनको कलेक्टर्स कहते थे। अभी ये देखो एक वो दिया हुआ है, इमेज दी हुई है यहाँ पे कि द ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स पेंटिंग, मतलब ये वॉरेन हेस्टिंग्स की एक पेंटिंग है आलजी पोलैंड में। जो वॉरेन हेस्टिंग्स जब यहाँ से इंग्लैंड से वापस जाता है तो 1785 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया जाता है कि उसने बंगाल में अपना अच्छे से शासन नहीं चलाया। तो ये जो केस था ये 7 इयर्स तक के चला था और उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये 7 साल तक के पूरा ये वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए केस चला था। नाउ अब यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम आ रही थी। ये मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि जो डिफरेंट इंटरप्शंस थे, ये लोकल न्यूज बेस्ड जो होते थे वो डिफरेंट स्कूल में ये धर्मशास्त्र चलाते थे। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडितास वेयर आस्क्ड टू कंप्लीट डाइजेस्ट टू हिंदू लॉज, मतलब 11 पंडितों को ये बोला गया। तो 11 पंडितों को ये बोला गया कि इनको क्या बनाना है, यूरोपियन वो बनाना है, नए लॉज बनाने हैं जिसको सब कोई पढ़ सके। तो 1778 में एक मुस्लिम लॉ का कोड बना और यूरोपियन जज बने अंडर इन रेगुलेटिंग एक्ट भी इसी टाइम आया 1773 का, जिसमें एक नया सुप्रीम कोर्ट बना जिसमें व्हाइट कोर्ट, अपील, सदर, निजामत अदालत, ये सेटअप किया गया। कहाँ पे, कलकत्ता में। द प्रिंसिपल फिगर इज इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। जो प्रिंसिपल फिगर था, मतलब मेन फिगर जो था उस टाइम इंडियन डिस्ट्रिक्ट में, वो किसका था, कलेक्टर का था। अब जैसा कि टाइटल सजेस्ट किया गया, मेन जॉब किसका क्या होता था, उसका रेवेन्यू और टैक्सेस को कलेक्ट करने का। नाउ द कंपनी आर्मी। अब क्या पढ़ेंगे हम, कंपनी आर्मी के बारे में। अब क्या हो गया कि कॉलोनियल रूल जब आया इंडिया में तो कुछ नए आइडियाज भी आए। अब ये नया आइडिया क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव और रिफॉर्म क्या किया गया कि पावर को रिसेट किया गया, मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया। मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, मतलब कैवलरी के अनुसार चलती थी। तो इसमें सवार्स होते थे। ये कौन होते थे, जो हॉर्स में बैठ के चलते थे उनको कैवलरीज बोला जाता था। एंड इन्फेंट्री दैट इज पैदल, मतलब जो पैदल सोल्जर्स रहते थे वो लोग क्या, पैदल वाले सोल्जर रहते थे। और उनको ट्रेनिंग किसकी दी जाती थी, तीरंदाजी की, मतलब आर्चरी की पूरी बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। एंड द यूज ऑफ द स्वॉर्ड, मतलब उनको तलवार चलाना भी सिखाया जाता था। कैवलरी डोमाइन द आर्मी एंड द मुगल state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. The rural areas had a professionally trained infantry. Large number of armed peasants and the local zamindars often supplied the Mughals with पैदल soldier. अब मतलब क्या हो रहा था कि जो मुगल्स थे, जो जमींदार थे, वो लोग इनको क्या दे रहे थे, आर्मी फोर्सेस दे रहे थे, ठीक है। A change occurred in the 18th century when the Mughal successor
states like Awadh and Banaras started to recruiting peasants into their armies। मतलब उस टाइम पे क्या होने लगा कि अवध और बनारस में जो किसान होते थे, क्योंकि उनके पास खेती के अलावा और कोई काम नहीं होता था, तो इन लोगों को बाकायदा अपने आर्मीज में क्या किया जाता था, ज्वाइनिंग कराया जाता था, प्रोफेशनल सोल्जर की ट्रेनिंग दी जाती थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। मतलब यही चीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अडॉप्ट करी, और मुगल लोग ये करते थे तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने लिए भी करना इसने स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी खुद की आर्मी बना ली। अब इसमें देखो ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। सवार जो मैन हॉर्सेस में होता था, मस्केट वो लोग होते थे जो गन यूज करते थे और पैदल चलते थे, और मैच लॉक क्या होता था, एक अर्ली टाइप का गन होता था जिसको माचिस से जलाया जाता था। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता था कि कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। क्या हुआ कि इसके बाद जो 1820 में कैवलरी रिक्वायरमेंट आया तो कंपनी की जो आर्मी थी उसने डिक्लेयर किया। दिस इज बिकॉज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन द बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वेयर आर्म्ड विद द मस्केट्स एंड मैच लॉक्स। मतलब इस टाइम पे जो इनकी कंपनी के जो सोल्जर्स थे वो बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट में भी लड़ाई किए थे। तो जो सोल्जर्स थे वो आर्मी हैड टू कीप पेस with changing military requirement and its infantry regiment now became more important। मतलब अब क्या हो गया था कि कंपनी का रिक्वायरमेंट और इन्फेंट्री रेजिमेंट्स जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। इन द अर्ली 19th century द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक मिलिट्री यूनिफॉर्म को कल्चर में लाने को सोचा। तो सोल्जर्स वेयर क्या हो गए, सोल्जर्स को क्या किया गया, यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग देने लग गए। ये देखो एक ये इमेज है, ऐसे करके इनको एक यूनिफॉर्म बनाया गया था जिसके अकॉर्डिंग यही यूनिफॉर्म सबको पहनना होता था। तो दैट रेगुलेटेड लाइफ फॉर मोर देन बिफोर ऑफन द क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वेयर इग्नोर्ड। मतलब ये जब यूनिफॉर्मिटी लाई गई तो उस टाइम पे कास्ट, रिलीजन सबको क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। तो कुछ लोग थे उस टाइम पे ऐसे कि जिनको ये चीजें थोड़ी सी खराब लगी और वो लोग फिर धीरे से अपने बारे में सोचना स्टार्ट किए। तो उसी में एक रिवॉल्ट आया था 1857 का, जिसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हुई। अब हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई कि ट्रांसफॉर्म की हो गई कॉलोनियल पावर में। तो ये जो अराइवल थे न्यू स्ट्रीम ऑफ टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस। मतलब जो अर्ली 19th century था उसमें एक नया प्रोसेस ऐड हो गया। टिल देन इट वुड टेक्स एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी। मतलब 6 to 8 months लगते थे उस टाइम पे किसी भी शिप से ट्रेवल करने में। तो इस जर्नी को क्या किया गया, रिड्यूस करने के लिए 3 weeks इनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स टू देयर फैमिली बिकम फार टू ऑफ अवर कंट्री। मतलब इस टाइम पे क्या किया गया कि कंपनी ने स्टीम टेक्नोलॉजी को लगाया। स्टीम टेक्नोलॉजी से क्या होता था कि सिर्फ 3 हफ्तों में ही ब्रिटिशर्स जो होते थे वो अपनी फैमिली को लेके इंडिया तक में आ जाते थे। फिर 1857 में कंपनी केम टू द एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर द अबाउट 63% आउट ऑफ टेरिटरी एंड 78% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब 63% ये टेरिटरी में अपना शासन करने लग गई थी और 78% पॉपुलेशन में अपना शासन करने लग गई थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। और वर्चुअली बोला जाएगा तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसने अपना शासन चालू कर दिया था। अब ये देखो एक इमेज दिया है एल्सवेयर में, स्लैव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। ये बहुत ही गंदी चीज थी जो डच ट्रेड में बहुत ही गंदे तरीके से चल रही थी कि लोगों को दास बना के रखा जाता था। अब ये जो स्लैवरी सिस्टम था ये बहुत ही गंदा था, जो मेनली कहाँ चल रहा था, एक यहाँ पे देखो एक विजिटर था जो कैप में गया था 1824 में, और उसने ये एक कहानी लिखी है जो उसने वहां पे देखा कि एक माँ रहती है और उसके 3 बच्चे रहते हैं, उनको बोली लगा के खरीदा जाता है। और जब वो लोग बिकते हैं तो माँ बहुत ही आंसू भरे नजरों से अपने बच्चों की तरफ देखती है और बच्चे भी अपनी माँ की तरफ देखते हैं, क्योंकि तीनों बच्चे बहुत छोटे रहते हैं। तो तीनों उन चारों को अलग होना पड़ता है क्योंकि वो लोग दास रहते हैं। और ये सिस्टम उस टाइम पे बहुत गंदा था। और जो लोग इसका खरीद, मतलब जो लोग ये स्लैवरी वाले सिस्टम में खरीद फरोख्त कर रहे थे, तो उनके जो फेस थे, मतलब उनमें कोई इमोशंस नहीं थे, कोई भाव नहीं था। तो ये एक बहुत ही गंदा सिस्टम था। ये कोटेड नाइगल वार्डन से लिया गया है।
हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द कैप, मतलब 1996 में एक बुक लिखी गई थी जिससे ये लिया गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड टुडेज चैप्टर। आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, हैव अ ब्यूटीफुल डे and enjoy your online classes.